हर एक न्यूज़ को समझते हुए जाना। और जून की नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक भी आरआरबी पीओ में आने के चांसेस है, एज वेल एज आरआरबी क्लरिकल में भी आने के चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है जून की नेशनल। ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू आर परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे नेशनल का पार्ट थर्ड, जून थर्ड एंड फोर्थ वीक का। काफी बच्चे परेशान है कि सर अभी जुलाई लगभग हाफ से ज्यादा हो चुका है, बट अभी तक जून फिनिश नहीं हुआ। तो देखो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप परेशान मत हो, मैं आराम से करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, वो मेरा काम है करवाना। अभी मैंने इवन टीम में एक एक्स्ट्रा भी हायर किया है, सो दैट सीए पे हम जल्दी से कमांड कर सके। एंड अगस्त फर्स्ट वीक से पहले पहले या अगस्त 10th तक एट मैक्स हम पूरा जुलाई फिनिश कर देंगे। बस आप पेशेंस रखो, अभी हम पूरा जून फिनिश कर देते हैं नेक्स्ट 6 to 7 डेज में। फिर हम करते हैं स्टार्ट जुलाई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक एक साथ, जैसा कि हम करते हैं। ओके, और रिवीजन करना अच्छे से हर एक नोट्स पीडीएफ का। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाने, कृपया ये सब मत करना। नोट्स पीडीएफ ऑलरेडी इतना डेडिकेशन और एफर्ट से बनाई जा रही है आप सभी के लिए, उसका फायदा उठाओ, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और याद करना शुरू करो। किसी भी मंथ की पीडीएफ 60 पेज से ज्यादा नहीं होती है हमारी मंथली, और इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। इतना आपने कर लिया तो आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको 8 से 10 बार रिवीजन करना है। अगर खुद से नहीं होता तो फिर आप हमारा सीए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो की, आप देख लेना। अभी तक 500 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, कितने? 500+ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, @right approach_banking। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों से। और ये चैनल है @right approach_YouTube, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सारी अपडेट्स, वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ सब आपको फाइल्स सेक्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की। ओके, सो रेफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो कुछ रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, कुछ फ्रेमवर्क बनाया गया है, किसके बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये इंडिया का है डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में आता है। और ये है रिपब्लिक ऑफ द गाम्बिया, ये गाम्बिया एक कंट्री है, इसका पूरा नाम याद कर लो, कभी कभार एग्जामिनर पूरा नाम पूछ लेता है। तो ये क्या है? रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया है, भूलना मत, कुछ और मत कर देना एग्जाम में। सो कीप इट इन माइंड, रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया। अब देखते हैं न्यूज क्या है डिटेल में, हर एक न्यूज को समझते हुए जाना। और जून की नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक भी आरआरबी पीओ में आने के चांसेस है, एज वेल एज आरआरबी क्लरिकल में भी आने के चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है जून की नेशनल। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के अंतर्गत आती है, जो कि हमारे पीएम संभालते हैं, मोदी जी। और यहाँ पर एक कंट्री है रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया, याद रखना, रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया, गैम्बलिंग से याद कर लो गाम्बिया। अब इन्होंने पार्टनरशिप की है किस चीज के लिए? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बाय साइनिंग ऑन रेफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। कैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए ये काम करेंगे आपस में। और ये 5 साल की पार्टनरशिप है, जो कि जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो गाम्बिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है एडामा बैरो, याद रखना, एडामा बैरो इनके प्रेसिडेंट है। कैपिटल है बंजुल, क्या है कैपिटल? बनजुल, तो ये कैपिटल है। अब चलते हैं अगली न्यूज में। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। अब यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, गाम्बिया के साथ कोलैबोरेशन था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि पेंशन वाला होता है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट।
तो ये क्या करेंगे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे पार्टनरशिप करेंगे, काम करेंगे दोनों मिलके। जितने भी एमर्जिंग जॉब्स है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उस पर डिस्कस करेंगे, काम करेंगे। और इंडिया को एक काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, और साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए इन्होंने 107 एमर्जिंग जॉब रोल्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको हाईलाइट किया है, उस पर काम करेंगे, जो कि 5 अलग अलग क्रिटिकल रोल्स पे इस्टेब्लिश होंगे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है 107 वाला, बट इसको भी ध्यान रखना 5 क्रिटिकल जॉब्स के रोल्स के आसपास। बट इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछेगा एग्जामिनर कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 107 इमर्जिंग जॉब्स रोल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर किस कंट्री के साथ कोलेबोरेशन किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलेबोरेशन किया है, भूलना मत। अब आते हैं अगली स्लाइड पे इसी न्यूज़ की। जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करेंगे ये, उसका जो एजुकेशनल कोर्स कंटेंट होगा वो कौन बनाएगा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा याद रखना इंडिया का है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये होगा। तीसरा इंडिया का ही है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। ये तीनों मिलके काम करेंगे एजुकेशनल कोर्स कंटेंट पे। और जो बाकी के हैं एवेंशिया इंस्टीट्यूट एंड आयरनवुड इंस्टीट्यूट, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके, तो ये इंडिया के इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी याद रखना एवेंशिया एंड आयरनवुड। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हेड कौन है, तो जयंत चौधरी जी इनके हेड है। वी कैन से यूनियन मिनिस्टर है या फिर हेड, कुछ भी बोल लो। ओके, अब चलते आगे। तो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अब क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने इंट्रोड्यूस किया है 2 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर L2 व्हीलर्स, लाइट जो होते हैं व्हीलर्स वो, और M4 व्हीलर्स एंड N गुड ट्रक्स, जो सामान वगैरह ले जाते हैं ना, कोई भी मटेरियल वगैरह हो उसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रक्स, उसके लिए। तो एक तो हो गया 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और गुड ट्रक्स। इन कैटेगरी के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेफ्टी नॉर्म्स के लिए 2 न्यू स्टैंडर्ड रिलीज किए हैं। कौन कौन से हैं, एक है 18590 2024, याद रखना 18590 2024, एक तो ये है। दूसरा है 18606 2024, ये दोनों याद कर लेना, दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिलीज किए हैं। अब ये जो BIS एक्ट है 2016, इसका एक्ट भी याद रखना, कब आया था, 2016 में आया था। अच्छा ये बताओ UPI कब आया था, इतना बता दो, देखते हैं कितनों को पता है। तो यहाँ पर ये जो BIS एक्ट है 2016, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करता है। भूलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों इंडियन स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखो। और किसके लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इनको भी याद रखो। अब आ जाओ इसी न्यूज की अगली स्लाइड पे। आपको पता होगा जब आप कभी गोल्ड वगैरह खरीदने गए होंगे तो उसमें आप हॉलमार्क वगैरह की काफी बात करते होंगे ज्वेलर्स वगैरह से, या वो भी करते होंगे। तो BIS जो है वो हमेशा हॉलमार्क इशू करता है, किसके लिए, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए, ज्वेलरीज वगैरह आर्टिफैक्ट्स जो भी होते हैं। और इस चीज के लिए HUID नंबर होता है। क्या होता है, HUID नंबर, इसको हम बोलते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 6 डिजिट्स का होता है। एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर लेना। HUID नंबर अगर पूछे कि कौन रिलीज करता है तो वो होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि हॉलमार्क के लिए रिलीज करता है। और इसमें टोटल 6 डिजिट्स रहती है। और ये 6 डिजिट, ये जो 6 डिजिट्स है किस में रहती है, अल्फा न्यूमेरिक कोड में रहती है, इसको भी याद रखना, अल्फा न्यूमेरिक कोड। और ये जो 6 डिजिट्स है HUID के लिए, ये कौन से कैरेट गोल्ड के लिए मैंडेटरी रहती है,
इन केस अगर एग्जाम में पूछ ले तो 14 14 कैरेट गोल्ड, 18 18 कैरेट गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड 24 के लिए मैंडेटरी नहीं है, राइट। अगर इन केस पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए। BIS also introduced Indian Standard 18294 2023 for e-rickshaws and e-carts, ये जो रेडिया वगैरह होती है वो। अब ये बात आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ई रिक्शा और ई कार्ड्स के लिए कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए 18294 2023 इंडियन स्टैंडर्ड है। ओके। BIS नाउ हैज 30 इंडियन स्टैंडर्ड्स, कितने? 30। और किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए BIS के पास कितने इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो कर देना आंसर 30, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। BIS के डीजी कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी जी इनके डीजी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, जहां से हम बिलोंग करते हैं, मतलब हम जहां रहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये अगली न्यूज है। तो IRM यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इनको इन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड किया है किसको? श्री श्री यूनिवर्सिटी जो कि उड़ीसा में है। कौन सी? श्री श्री यूनिवर्सिटी उड़ीसा की। किस चीज के लिए? इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो एंटरप्राइजेस वगैरह होती है उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट करना होता है उसके लिए इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है, एक तरह से अप्रूवल दिया, लाइसेंस दिया है श्री श्री यूनिवर्सिटी को एज द ग्लोबल सेंटर, राइट। और ये इंडिया का पहला है ऐसा। और ये क्या करेगा? ये डिजास्टर रिस्क वगैरह को मैनेज करेगा, सेफ्टी रिस्क को मैनेज करेगा, साइबर रिस्क, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी रिस्क। इंपॉर्टेंट बस ये है कि किस यूनिवर्सिटी को लाइसेंस दिया है, तो श्री श्री कहाँ की है? उड़ीसा की, याद रखना। और किसके लिए दिया है? तो ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए। किसने दिया है? IRM इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और ये करेंगे क्या? ये जो श्री श्री यूनिवर्सिटी है इनका टारगेट है कि 10,000 IRM सर्टिफाइड रिस्क इंटेलिजेंट ग्रेजुएट्स इनको रिलीज करने हैं या फिर डेवलप करने हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो कैबिनेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है, नोट दे दी है टू VGF स्कीम, वाइबिलिटी गैप फंडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है गवर्नमेंट के सिनेरियो में। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जहां पर कंपनी नहीं जाती, काम करती, तो वहां पर गवर्नमेंट VGF स्कीम का इस्तेमाल करती है और कुछ परसेंटेज जैसे 40% ऑफ द टोटल फंडिंग या 30% ऑफ टोटल फंडिंग रिलीज करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ईच। यानी कि 40% सेंटर करेगी गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करेगी, बाकी 20% जो भी कंपनी वगैरह होंगे वो। इस तरीके से काम करती है। तो ये किसके लिए करेंगे? ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। और ये जो VGF स्कीम है, कितना अमाउंट इसके लिए गवर्नमेंट देगी कैबिनेट? तो 7,453 करोड़ रुपए, 7,453 करोड़ रुपए रिलीज करेगी। अब इसमें दो सेगमेंट्स आएंगे, कौन कौन से देख लेते हैं। तो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, याद रखना, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट विद द अप्रूवल ऑफ वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। अगर आपसे पूछे कि VGF स्कीम किसकी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, राइट। फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो यहां पर जो हमारी कैबिनेट है इन्होंने अप्रूवल दे दी है VGF स्कीम के लिए फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसका टोटल अमाउंट 7,453 करोड़ रुपए है। कितना? 7,453 करोड़ रुपीस। अब ये VGF है क्या, पहले ये समझ लो। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू PPPs यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर की खुद की है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये
जो है वो है एडमिनिस्टर, यानी कि एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हो किसका, वीजीएफ स्कीम का। जो भी देखना होता है लेखा जोखा, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है वीजीएफ स्कीम का। और ये वीजीएफ स्कीम का जो लेखा जोखा करता है डिपार्टमेंट, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसको भी याद रखना। अब ये जो वीजीएफ स्कीम है ये सपोर्ट करती है 60% ऑफ टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट। किस केस में, सोशल सेक्टर्स में। अगर आप कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो सोशल सेक्टर्स में, जो कि वाटर का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, वेस्ट मैनेजमेंट का हो, तो उस केस में टोटल जो वीजीएफ सपोर्ट होता है वो कितना रहता है, 60% रहता है। भूलना मत, एग्जाम में आ सकता है। जिसमें से 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और 30% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। लेकिन अगर बात आ जाए ट्रायल प्रोजेक्ट्स के लिए, जब भी कोई ऐसी स्कीम लॉन्च होती है या कुछ इनिशिएटिव होता है, तो उसको एक तरह से ट्रायल बेसिस पे पहले कुछ एक जगह पे या स्टेट्स में लॉन्च किया जाता है। ऐसे केस में अगर वो हेल्थ या एजुकेशन का सेक्टर है, तो उसमें 80% वीजीएफ स्कीम का प्रावधान है, जिसमें 40% गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। सो 40% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों को याद रखना, भूलना मत, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 60% किस में है, सोशल सेक्टर्स में है, और 80% किस में है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर है, अगर वो होगा ऑन द ट्रायल बेसिस। अब यहाँ पर ये जो 7,453 करोड़ रुपए दिए गए हैं वीजीएफ स्कीम में फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें से सेपरेशन होगा दो का। 6,853 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि 500 गीगावाट करके दो बार दो जगह पे लगाया जाएगा, एक तमिलनाडु में और एक गुजरात में। खत्म। उसके बाद जो बच्चे 600 करोड़ रुपए, इसमें से उसको इस्तेमाल किया जाएगा अपग्रेडेशन ऑफ 2 पोर्ट्स। अब वो पोर्ट्स कौन से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान रखो अपग्रेडेशन ऑफ 2 पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये पूरी जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, इसमें कौन है जो कि उसको बनाएगा, उस पर काम करेगा, तो पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड एक महारतन कंपनी है। टोटल हमारे इंडिया में 13 महारतन कंपनी है, जिसमें से है एक हिंदुस्तान ऑयल है, इंडियन ऑयल है, ऑयल इंडिया है, कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, भेल है, गेल है, सेल है। तो सब आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। इसका पूरा जो एक डिटेल है वो मई मंथ में भी ऐड है, तो वहां जाके देख लेना। एंड तो पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्ट करेगा पावर एक्सकेवेशन, यानी कि जो भी काम होगा पावर का, खुदाई वगैरह का, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन संभालेगा बनाना, पावर ग्रिड संभालेगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेगी, तो ये एक तरह से नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि ये मेक श्योर करती है कि जो प्रोग्राम है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर कौन नोडल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी इसकी नोडल मिनिस्ट्री। कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो पावर ग्रिड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कितना बजट है, तो 7,000 कितना था याद है, 453 करोड़, याद रखना इतना बजट है, जिसमें से 600 अलग है और 6,853 500 गीगावाट तमिलनाडु और कौन सा स्टेट था दूसरा, गुजरात, इनके लिए है। तो इन सबको याद करना, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब ये जो 6,853 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे 1 गीगावाट प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से 500 मेगावाट तमिलनाडु में होगी और 500 मेगावाट गुजरात में होगी। ये एक तरह से इनका जो टारगेट है 37 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को अचीव करने का, जिसकी टोटल लागत 4.5 लाख करोड़ होने वाली है, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, जो कि हर साल 3 मिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। इंपॉर्टेंट ये है कितना अचीव करने में हेल्प करेगा, ये ध्यान रखो। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आरआरबी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और हो सकता है कि बाकी एग्जाम में भी आ जाए, तो एकदम रेडी रहना। सो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फॉर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होती है उसके लिए
अप्रूवल दी है कि कितना एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक किसान को मिलना चाहिए उस एक पर्टिकुलर फसल पे। तो हर साल ऐसी 14 फसल होती है जिसके लिए एमएसपी रिलीज किया जाता है, उसी के बारे में बात हो रही है 2024 से 25 के लिए। देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने यानी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेटेड 14 खरीफ क्रॉप्स। याद रखना, भूलना मत, पूछ सकता है एग्जाम में कितनी क्रॉप्स के लिए किया है, तो 14 है, 14 फॉर 2024 से 2025। और ये कब से कब तक का टाइम होता है, अक्टूबर 2024 से खरीफ क्रॉप्स का जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा बेचने का, 2 सितंबर 2025 तब तक के लिए वैलिड रहेगा ये, पूरे एक साल का जो रहेगा टेन्यूर उसके लिए है ये। तो अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 याद रखना। अब ये जो एमएसपी रेज की गई है इसमें जो पैडी है, जो चावल की धान होती है, उसके लिए 5.35% इंक्रीज किया गया है और अब कितना हो चुका है, 2,300 रुपये पर क्विंटल। एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ लेता है कि कितना इंक्रीज हुआ है पैडी का और कितना पर क्विंटल हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। नाइजर सीड या फिर राम तिल भी बोलते हैं कई स्टेट में हिंदी में, तो जो नाइजर सीड है सबसे ज्यादा एमएसपी इंक्रीज हुआ है, कितना, 983 पर क्विंटल, इतना इंक्रीज हुआ है नाइजर सीड में। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सी खरीफ क्रॉप का सबसे ज्यादा एमएसपी इंक्रीज हुआ है, तो याद रखना, भूलना बिल्कुल मत, गलत मत कर देना वरना डांट पड़ेगी। नाइजर सीड है, ठीक है, क्या है, नाइजर, नाइजीरिया कंट्री है ना, ऐसे याद रखो। तो नाइजीरिया में वही सीड गिर गया, उसकी वजह से एमएसपी बढ़ गया। और सेकंड पे कौन आता है, सीसम के जो बीज आते हैं वो, और थर्ड पे जो तुर और अरहर की दाल होती है वो। इनका कितना प्राइस है वो भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका प्राइस याद रखना है कितना इंक्रीज हुआ, वो नाइजर सीड है, इसका इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम में। फॉर 2023 से 2024 अगर हम बात करें, अभी जो हमारा ईयर जाने वाला है उसमें जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, आप देख सकते हो फूड ग्रेन्स इंडिया में वो कितना हुआ था। तो एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं वो 3,288 लाख मैट्रिक टन हुआ था लगभग। एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ लेता है तो याद रखना 3,288.6, भूलना मत इसको। ये बात हो रही है 2023 से 2024 की, अब वो वाले ईयर का नेक्स्ट ईयर आएगा जुलाई के आसपास। अब यहाँ पर जो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 396 लाख मैट्रिक टन, इतना ऑयल प्रोडक्शन हुआ है 2023 से 2024 में, उसका डेटा है ये दोनों को याद रखना। ये बात हो रही है टोटल फूड ग्रेन्स की और ये बात हो रही है ऑयल सीड्स की जिससे ऑयल निकाला जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2024 से 25 के लिए, 2024 से 25 के लिए कितना कितना इंक्रीज हुआ है। तो जो पैडी है, पैडी दो तरह की होती है, एक कॉमन होती है और एक ग्रेड ए होती है। तो कॉमन का प्राइस इंक्रीज हुआ है 117 और सेम इसका भी इंक्रीज हुआ है, और ये 117 से इंक्रीज होके 2,300 रुपये हो गया पर क्विंटल। कितना हो गया पर क्विंटल, और ये ग्रेड ए के अंदर 117 से इंक्रीज होके हो गया 2,320, सिर्फ 20 का फर्क है, ज्यादा नहीं है, याद रखना। जवार भी दो तरह का होता है, एक हाइब्रिड होता है और एक मालदंडी होता है, हाइब्रिड एंड मालदंडी। तो जो हाइब्रिड है उसका इंक्रीज हुआ है 191 रुपये से, जो कि अब हो चुका है 3,371 पर क्विंटल फॉर 2024 से 25। और जो जवार है मालदंडी वाला, ये इंक्रीज हुआ है 196 से, यहाँ पर 5 का इजाफा हुआ है, और यहाँ पर इंक्रीज होकर कितना हो चुका है 3,421, 3,421 रुपये पर क्विंटल, याद रखना ये। और आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये बताओ, पहले मुझे चेक करने दो कितना को पता है, ये बताओ कि क्विंटल में कितना केजी होता है, ये बता दो आप, देखे तो सही कितना पता है बच्चों को, कितना अवेयर है। तो ये एमएसपी की न्यूज की स्लाइड्स है पीआईबी से, आप देख सकते हैं कितना कितना इंक्रीज हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं। सेम वही चीजें जो मैंने बताई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, यहाँ पर ये इंडेक्स है इसका, आप देख सकते हैं कितना कितना इंक्रीज हुआ है।
क्रॉप्स के अंदर 2024 से 25 के लिए कितना कितना रुपए इंक्रीज हुआ है वो गिवन है, और कितना रुपए हो चुका है इंक्रीज होके वो गिवन है। कभी कभार एग्जाम में एग्जैक्ट मूंग का पूछ लेता है, तो याद रखना 124 रुपए इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होके अब 8,682 रुपए पर क्विंटल बेचा जाएगा। तुर और अरहर दाल जो है वो 550 का इजाफा हुआ है, और ये 7,550 में बेची जाएगी पर क्विंटल। ऐसे ही करके सबको देख लेना। उड़द का 450 है, बाजरा 125, मेज 135। इन सभी को याद कर लेना। कुछ नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछ ले, कुछ भी नहीं पता, 5-6 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। इस तरह से याद करना कि आपको मार्केट जाना है और आपके पास लिस्ट नहीं है, और आपको याद करके मार्केट जाना है खरीदने, ऐसे याद करना। ओके, अब आते हैं अगली स्लाइड पे सेम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि नाइजर सीड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज हुआ है 983 रुपए से, और अब कितना हो चुका है ये पूछ सकता है, तो 8,717 रुपए पर क्विंटल आ चुका है। ऐसे ही सनफ्लावर सीड है, ऐसे ही मीडियम स्टेपल है एंड लॉन्ग स्टेपल है, अलग अलग, जो कि कॉटन के अंदर आती है, दो कैटेगरी। इनका कितना इंक्रीज हुआ है, 501 दोनों में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये याद कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो 14 मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स है, कभी अगर एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी क्रॉप मैंडेटेड नहीं है, अगर मैं होता एग्जामिनर तो ये पूछता क्वेश्चन आपसे, स्टेटमेंट बेस्ड देके 4-5 आपको स्टेटमेंट देता, उसमें से एक स्टेटमेंट शायद इसकी बनाया था अगर मुझे बोट ऑफ करना होता तो। अगर मुझे इसको करना होता मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, तो मैं इसी में से आपको 5 या 6 ऑप्शन देता, फिर पूछता ओनली ए बी सी या ओनली ए सी ई, इस तरीके से। तो आप इसको याद कर लो। कॉटन है, आपको बताया मैंने, पैडी है एंड जवार। ठीक है, कॉटन, पैडी, जवार। मूंग दाल, उड़द की दाल, तूर एंड अरहर की दाल, ये तीनों याद कर लो, अलग है 3 दाल। नाइजर सीड सबसे टॉप पे थी, उसके बाद सनफ्लावर सीड, देन ग्राउंडनट जो मूंगफली वगैरह होती है, सोयाबीन, सीसम, बाजरा, मेज और रागी। इन सभी को याद कर लेना, भूलना मत, रट लो एकदम। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तब भी बता देना उनको, तो भूलना बिल्कुल भी मत। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है आरआरबी का। इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ 14 खरीफ क्रॉप्स विल हैव अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब जो इफेक्ट होगा फ्यूचर में गवर्नमेंट पे वो कितना होगा, 2 लाख करोड़ का इफेक्ट होगा, जो कि गवर्नमेंट को अलग से निकालना पड़ेगा इस एमएसपी के लिए। और ये इससे फायदा क्या होगा, तो इससे 35,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा किसानों को। ये भी डेटा याद करना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे, लास्ट न्यूज की। सो डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, इन्होंने अप्रूवल दी है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस। किसके लिए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूपी में है, अयोध्या के अंदर, और अयोध्या नाम से भी जाना जाता है ये एयरपोर्ट, जो कि यूपी में है, और 5 साल के लिए लाइसेंस का अप्रूवल दिया है। और कितना पैसा खर्च किया गया था इसको बनाने में, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो 3,050 करोड़, सॉरी 350 करोड़, 350 करोड़ खर्च किए गए थे। और किसने इसको बनाया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था, राइट। सो डीजीसीए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है डीजीसीए। इनके डीजी कौन है, याद रखो इंपॉर्टेंट है, विक्रम देवदत्त जी इनके डीजी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बस ये थी पूरी न्यूज जो कि खत्म हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बैंकिंग का होगा, या फिर आरबीआई का भी हो सकता है, देखते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल होगा, देन अवार्ड्स, देन साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स एंड देन खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जून के मंथ में नेशनल की, अच्छे से रिवीजन करना। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको सीए में दिक्कत होती है तो आप सीए का टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मेंटोरशिप एंड गाइड, जो भी गाइडेंस होगी वो सब आपको हम ही प्रोवाइड करेंगे पर्सनली, सबको एक साथ ग्रुप के अंदर। बस आपको वो फॉलो करने हैं, जैसा बताएंगे बस वैसा फॉलो करना है, एग्जैक्ट अपना दिमाग मत लगाना। सो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।